तो चलिए जी सुनिए ध्यान से। लास्ट डे के क्लास में जहां तक हम लोग डिस्कस किए थे वो था आपका वेटस्टोन ब्रिज सर्किट, वेटस्टोन ब्रिज का बैलेंसिंग कंडीशन और उस बैलेंसिंग कंडीशन में क्या क्या स्पेशल केसेस लगने लगता है वो सब आपको है ना प्रूफ करके दिखाया गया। न्यूमेरिकली आप उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको रजिस्टर के कॉम्बिनेशन में दिखा दिया गया था कि अगर वेटस्टोन ब्रिज का केस रहेगा तो कैसे आपको है ना उसमें प्रोसीड करना है। किरचॉफ्स रूल पे भी हम लोग पिछले दिन न्यूमेरिकल्स पे काम किए थे। अभी देखो आज के क्लास में हम लोग है ना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे मीटर ब्रिज का। मीटर ब्रिज इज अनदर डिवाइस व्हिच इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ वेटस्टोन ब्रिज। किसी भी पर्टिकुलर वेटस्टोन ब्रिज के बैलेंसिंग कंडीशन का क्या था रोल, क्या था बैलेंसिंग कंडीशन का मतलब क्या है, वेटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड, इसका मतलब क्या है? सर मतलब रेजिस्टेंस जो है A बाय रेजिस्टेंस ऑफ B इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ C बाय रेजिस्टेंस ऑफ D, ऐसा होना चलो मान चाहिए। लेते हैं R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4, यही पढ़े थे ना हम लोग लास्ट डे। हाँ ये सब बराबर होना चाहिए। ठीक यस है, सर। उसी प्रिंसिपल का यूज करके आपके सामने एक डिवाइस बनाया गया, नाम है उसका मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज उसी तरह का, उसी प्रिंसिपल का यूज करके ये डिवाइस आपके सामने फॉर्म किया गया, नाम है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या होता है, जैसे मान लो आपको एक आयरन का एक निडल दे दिया जाए, सपोज ये एक आयरन का एक पीस है और हम आपको बोल दें कि चलो भाई इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो, इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो किसी भी अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए मीटर ब्रिज का यूज होता है। ठीक है, मीटर ब्रिज के वर्क करने का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो सेम एज द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। जैसे हमारा बैलेंसिंग कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज का है, उसी बैलेंसिंग कंडीशन के ऊपर मीटर ब्रिज भी काम करता है। अब कैसे काम करता है, क्या होता है, ये सब आप देखिए। मीटर ब्रिज का मतलब होता है इस तरह का एक मेटालिक अरेंजमेंट, यहां से यहां तक जो आपको दिख रहा है ये एक मेटालिक फ्रेम है, ये भी मेटल का स्टैंड है, ये सब मेटल का एक स्टैंड है। अब सुनिए होता क्या है, यहां से लेके यहां तक एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का 1 मीटर का वायर यूज किया जाता है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का 1 मीटर वायर यूज किया जाता है। सर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन क्यों, देखो रेजिस्टेंस होता है रो इंटू एल बाई ए फॉर यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म होगा तो क्या हम लोग सीधा सीधा रेजिस्टेंस को लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल दिखा सकते हैं? हाँ सर। यस सर। देखिए एक ही मटेरियल है तो रो सब जगह सेम है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सब जगह सेम है तो रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल होगा। बड़ा लेंथ होगा तो बड़ा रेजिस्टेंस, छोटा लेंथ होगा छोटा रेजिस्टेंस, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है, इसलिए आपके पास 1 मीटर का वायर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए यूनिफॉर्म, उसको लगा दिए। अब आप इन दोनों स्टैंड के बीच एक नोन रजिस्टर R0 को फिक्स कर दीजिए और इन दोनों स्टैंड के बीच एक अननोन रजिस्टर Rx को फिक्स कर दीजिए। आपका टारगेट है ये अननोन रजिस्टर का वैल्यू फाइंड आउट करना, जबकि आप जो R0 यहां लगा रहे हो वो आपको मालूम है। जैसे हमको मालूम है कि हम 10 ओम का रजिस्टर यहां लगाए हैं, या हमको मालूम है कि हम 50 ओम का रजिस्टर यहां लगाए हैं, ये मालूम है, ये नहीं मालूम, इसको निकालना है। क्या करें अब, इस एंड से गैल्वेनोमीटर के एक एंड को जोड़ दो और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड फ्री रहेगा। अभी सुनिएगा एक्सपेरिमेंट, सबको ध्यान से सुनिएगा। गैल्वेनोमीटर के फ्री एंड को आप अलग अलग जगह टच किए, कभी यहां टच किए, कभी यहां टच किए, कभी यहां टच किए, कभी यहां टच किए, अलग अलग जगह टच किए। हर बार गैल्वेनोमीटर कोई ना कोई रीडिंग दिखा दे, मतलब करंट नन जीरो दिखा दे। फिर जब टच करते रहे एक्सपेरिमेंट करते रहे, पता चला कि जब हम यहां टच करते हैं सी पॉइंट पे तो गैल्वेनोमीटर का रीडिंग हो गया 0। देखिए कहीं भी टच करने से 0 नहीं होगा, हम आपको क्या बोलिए एक एक्सपेरिमेंट है, तो आपको हर जगह टच करते 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 आपको अपने आप में एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जहां रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर होगा 0। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। ठीक,
यस सर। अगर 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 सी पॉइंट पे टच करने से रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर 0 आ गया तो अब यहीं पे आप रुक जाइए। इस सी पॉइंट के सामने में एक स्केल लगा है, उस स्केल पे देख लीजिए कि सी के लेफ्ट में कितना लेंथ है और सी के राइट में कितना लेंथ है। बोलो समझ में आ जाएगा ना? हाँ। ठीक, अब सुनिएगा ध्यान से। अगर रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर है 0 तो क्या हम यहाँ पे R1 बाई R2 इक्वल्स टू R3 बाई R4 लगा सकते हैं? यस सर। फिर से, अगर रीडिंग है गैल्वेनोमीटर का 0 तो R1 बाई R2 इक्वल्स टू R3 बाई R4 लगा सकते हैं? हाँ सर। तो चलिए फिर नीचे देखिए, एप्लीकेशन क्या है? यूज टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अननोन रजिस्टर। प्रिंसिपल क्या है? बैलेंस्ड बेस्ड ऑन बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। अगर हम लोग A को कांस्टेंट कर दे, R प्रोपोर्शनल L है। AB क्या है? मीटर वायर है विथ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वर्क क्या है? लेट्स सी इज द नल पॉइंट। अगर C नल पॉइंट है तो R0 बाई RX जो है वो RAC बाई RCB होगा। अब सुनो, जो हमारा RAC है वो प्रोपोर्शनल है लेंथ AC का, और जो हमारा RCB है वो प्रोपोर्शनल है लेंथ CB का। बोलो सही है? यस सर। तो क्या हम लोग R0 बाई RX इक्वल्स टू लेंथ AC बाई लेंथ CB पुट कर दें? हाँ सर। हो गया, सब आंसर है। देख लीजिए एक बार में। मान लीजिए जैसे ये 1 मीटर का वायर था और ये सी आ गया 30 सेंटीमीटर पे। 30, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में 30 है तो राइट हैंड साइड में 70 है, नहीं? यस 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना? तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर 30 सेंटीमीटर है तो राइट हैंड साइड में 70 सेंटीमीटर है। बोलो सही जा रहे हैं? यस सर। अब आप इसका रेजिस्टेंस जानते थे, आपको ये निकालना था, तो क्या इस इक्वेशन में R0 पुट कर देंगे, 30 बाई 70 करेंगे तो RX मिल जाएगा। हाँ सर। तो आप आराम से इस मीटर वायर का यूज करें, मीटर ब्रिज का यूज करें, और एक नोन रजिस्टर R0 जान के आप अननोन रजिस्टर RX को आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात का सावधानी और रखना, कभी कभी मीटर ब्रिज का जो अरेंजमेंट आपके सामने दिया रहता है ना, उसमें 1 मीटर का वायर के जगह पे हो सकता है 60 सेंटीमीटर का वायर लगा रहे, या हो सकता है 80 सेंटीमीटर का वायर लगा रहे। तो जो भी वायर रहेगा उस हिसाब से आप अपना लेंथ लिख लीजिएगा। अब मान लीजिए 80 सेंटीमीटर का वायर है और लेफ्ट हैंड साइड में 30 सेंटीमीटर आया, तो राइट हैंड साइड में 50 ही बचेगा ना? बस इसको ध्यान रखिएगा। एक बात ये, क्या मेरी बात समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है, Yes, sir. वेरी गुड। अब हम एक चीज पूछते हैं आपसे, सुनिएगा। आप लोग कभी सोल्डरिंग देखे हैं? सोल्डरिंग, वायर का सोल्डरिंग। यस सर। यस सर। सोल्डरिंग का मतलब होता है मेटल को पिघला के, मेटल को है ना कहीं जोड़ देना। जैसे इस वायर को यहाँ बांधना है ना, तो यहाँ मेटल पिघला के इसको ऐसे जोड़ दिया जाता है, इसी को कहते हैं सोल्डरिंग। बोलो सही है? हाँ यस सर। अब सुनो, यहाँ पे ये मेटल जो है वो ए पे सोल्डेड है और बी पे सोल्डेड है। मेरे बात कहानी सुनिएगा ध्यान से, ये रीजनिंग क्वेश्चन। मान लो कि ये रजिस्टर तुम बहुत 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 बड़ा ले लिया, तुम ले लिया 1000 ओम, 1000 ओम, और ये बेचारा कुछ होगा 10-20 ओम के आसपास होगा कुछ, हम एग्जैक्ट तो जानते नहीं है, अंदाज है 10-20 ओम के आसपास होगा। लेकिन इधर तुम ले लिया 1000 ओम, तो बताइए जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो राइट की तरफ शिफ्ट करेगा या लेफ्ट की तरफ? राइट की तरफ, क्योंकि इधर रजिस्टर बड़ा है ना, तो इधर बड़ा पोर्शन आएगा। बोलो समझा? अरे नहीं समझे? देखिए यहां जितना ज्यादा बड़ा रजिस्टर होगा इस पोर्शन का लेंथ उतना बड़ा आएगा, यहां जितना बड़ा रजिस्टर होगा इस पोर्शन का लेंथ उतना बड़ा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो अगर आप यहाँ 1000 ओम ले ले और ये बेचारा 10-20 ओम के आसपास का कुछ है, तो ये मेरा सी पॉइंट बी के काफी नजदीक आ जाएगा। हाँ सर। यस सर। अगर ये सी पॉइंट बी के काफी नजदीक आया तो सोल्डरिंग होने की वजह से यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला बात यहाँ लागू नहीं होगा। बोलो सही है? हाँ सर। सोल्डरिंग की वजह से ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अभी यूनिफॉर्म थोड़ी ना है एंड पे।
तो रीडिंग में एरर आने लगता है, रीडिंग में एरर आने लगता है, एरर आने लगता है। इसी तरह अगर आपका ये R0 काफी छोटा हो जाए, ये RX बहुत बड़ा हो, जैसे ये मिली ओम में ले लिया आप और इधर है 10-20 ओम के आसपास, ये मिली ओम में है, तो ये C पॉइंट A के नजदीक चला जाएगा। बोलो है कि नहीं? यस सर। फिर से तो वही कहानी, A पे भी सोल्डिंग है तो यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं है, तो आपके रीडिंग में एरर आता है। इसलिए मीटर ब्रिज में ये एक सजेशन होता है एक्सपेरिमेंट करने के दौरान कि भाई देखिए, अगर ये 10-20 ओम के आसपास आपको लगता है कि ये RX जो है वो 10-20-50-100 ओम के आसपास है, तो इधर बहुत छोटा भी ना ले और इधर बहुत बड़ा भी ना ले। कहने का मतलब अगर ये 10-20-50-100 ओम के आसपास है तो इधर भी उसी ऑर्डर में कुछ मान लीजिए, 50 ओम ले लीजिए, 100 ओम ले लीजिए, कुछ ऐसा लीजिए, ताकि आपका बैलेंसिंग पॉइंट कहीं यहां आए। मेरा फिगर देख रहे हो कहां चल रहा है? ना इस इंड के नजदीक आए ना उस इंड के नजदीक आए, कहीं इधर आए। इधर कहीं आने से यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा और आपका आंसर बहुत एक्यूरेट होगा। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? क्या मेरी बात समझ में आई सबको? अरे बोलो यार, हाँ या ना बोल दो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. In this meter bridge circuit, to get accurate value of unknown resistor, R0 and RX must be in same order. समझ गए ना कि R0 और RX क्यों सेम ऑर्डर में होना चाहिए? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो अगर आप एक को बहुत बड़ा एक को बहुत छोटा कर देंगे तो जो आपका बैलेंसिंग पॉइंट है वो किसी एक एंड के नजदीक चला जाएगा, और अगर बैलेंसिंग पॉइंट किसी एक एंड के नजदीक चला गया तो आपको नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मिलने लगेगा। सो प्लीज एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन आपको खुद करना है, अपने से एक्सप्लेन करना। क्या मेरी बात सबके लिए क्लियर है? हाँ सर। चलिए ठीक है, बढ़िया। एक क्वेश्चन देख लीजिए, आप बताइएगा फटाक से। ये एक मीटर ब्रिज है, ये एक मीटर ब्रिज, यहां पे है 20 ओम, ये है x ओम, ये पूरा है 70 सेंटीमीटर का वायर, और जब आप यहाँ गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं तो आपको बैलेंसिंग पॉइंट 20 सेंटीमीटर पे मिलता है, जब यहाँ पे एक बैटरी ऐसे कनेक्टेड। चलिए x का वैल्यू बताइए, देख के बताइए आंसर। x का वैल्यू बताना, फटाफट करो। 50. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है ना। आप लिखे होंगे यहाँ पे 20/x, राइट हैंड साइड में भी आ गया 20/50, तो x का वैल्यू 50 हो। बस ऐसे ही छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, अगर रहा तो ऐसे ही छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, समझिएगा वो कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे आपके टॉपिक का सबसे थोड़ा सा बोलो तो डिफिकल्टी सेक्शन है, इसमें बोलने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए। नाम है इसका पोटेंशियोमीटर सर्किट। देखिए, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर ऑलमोस्ट है ना एक ही सिद्धांत पे काम करता है, लेकिन काम करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। जरा मेरी बातों को समझिएगा पहले, उसके बाद हम एक एक करके सारा चीज इधर ही हम एक्सप्लेन करेंगे, वो आप नोट्स बना लीजिएगा उधर से, कोई दिक्कत। अच्छा हमको एक चीज बताइए, आप लोग के घर में स्केल है? आप लोग देखें स्केल, देखें स्केल। हाँ सर, रखे Yes, हैं। sir. अच्छा, आप लोग का अपना जो स्केल है उस पे सबसे छोटा ग्रेजुएशन कौन है? सबसे छोटा मेजरमेंट आप किसको कर सकते हैं? अरे बोलो यार, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, यही ना होगा? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सर। अच्छा, सेंटीमीटर के बाद वो छोटा छोटा लाइन नहीं है? हाँ, बीच में। हाँ सर। हाँ, तो आप लोग मिलीमीटर तक ना एक्यूरेट कर सकते हैं, ठीक है। Oh, yes, sir. कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर सर्किट,
पोटेंशियोमीटर सर्किट, ठीक है। तो आपका जो स्केल है उसमें आप मिलीमीटर तक ग्रेजुएशन देख रहे हैं, तो आप अगर किसी पर्टिकुलर लेंथ को मेजर करेंगे तो आप मिलीमीटर तक ध्यान मान लगाइएगा, तो मिलीमीटर तक एक्यूरेट आंसर बता सकते हैं। सही जा रहे हैं? हाँ सर। ठीक। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा स्केल हो जिसका लेंथ छोटा हो, तो वो सेंटीमीटर तक मेजरमेंट करेगा, वो ज्यादा उससे एक्यूरेट नहीं जा सकेगा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। मेरे कहने का मतलब क्या है, पहले आप एक टर्म समझे, एक वर्ड पे ध्यान देना। सबसे पहला चीज है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर वायर, एबी। पोटेंशियोमीटर वायर क्या होता है? ये एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वायर होता है, having very long length, लेंथ उसका काफी बड़ा होता है, ठीक है। देखो, अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कांस्टेंट कर दिए तो एक बात तो पक्का है कि रेजिस्टेंस किसी भी पोर्शन का लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल होगा। बोलो सही है ना? यस सर। ठीक। तो सर लंबा लेंथ लेने से क्या फायदा है? लंबा लेंथ लेने से क्या फायदा है, जरा गौर करना। मान लो जैसे हमको 100 वोल्ट का पोटेंशियल दिखाना है, 100 वोल्ट का पोटेंशियल हमको डिफरेंस दिखाना है, 0 से लेके या 100 से लेके हमको 0 वोल्ट दिखाना है। अगर ये लेंथ छोटा होगा तो 100 के बाद हम 90 दिखाएंगे, 90 के बाद हम 80 दिखाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 70 करेंगे, 60 करेंगे, 50 करेंगे, 40 करेंगे। देखो तुमको दिक्कत हो रहा है, 30 करेंगे, 20 करेंगे, 10 करेंगे और 0 दिखा देंगे। सही है? लेकिन थोड़ा लॉजिक डेवलप कीजिए जी। लेकिन यही लेंथ अगर मेरे पास बहुत बड़ा होता और हम 100 से लेके 0 तक को दिखाना चाहते, तो मेरे पास बहुत सारा पॉसिबिलिटी था कि हम 100 के बाद 95 दिखाते, 90 दिखाते, 85 दिखाते, 80 दिखाते, एंड सो ऑन। फिर हम यहाँ पे 20 पहुंचते, फिर हम यहाँ पे 15 आते, फिर हम यहाँ पे 10 होते, फिर हम यहाँ 5 होते, तब जाके 0 होते। बोलो, ये लेंथ है 1, ये लेंथ है 2, बोलो कौन ज्यादा तुमको एक्यूरेट आंसर दे पाता, बड़ा वाला लेंथ वाला वायर की छोटा वाला? L2 दे पाता, एकदम परफेक्ट। जो मेरा बड़ा वाला लेंथ है वो ज्यादा एक्यूरेट आंसर देगा, हम उस पे छोटे से छोटे मेजरमेंट को भी ठीक ठाक बता पाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। अगर इससे भी बड़ा लेंथ हो जाए तो और मजा आ जाए, अगर उससे भी बड़ा लेंथ हो जाए तो और मजा आ जाए। तब तो हम हो सकता है एक एक करके दिखा दें, 100, 99, 98, 97 ऐसे करके सारा ग्रेजुएशन दिखा सकते हैं। बोलो सही है ना? हाँ सर। ठीक। होता क्या है, देखो सब में 100 वोल्ट का ही डिक्रीज है। एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है del V by del R। तो अगर हम लोगों का L2 बड़ा है L1 से, तो याद रखो पोटेंशियल का जो ग्रेडियंट है वो 2 केस में कम है और 1 केस में पोटेंशियल का ग्रेडियंट ज्यादा है। बोलो सही जा रहे हैं? यस सर। ठीक है। यस सर। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मेरे वायर का लेंथ बड़ा होगा तो उस पे पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा और हम लोग अपने मेजरमेंट को ज्यादा एक्यूरेट कर सकते हैं। ठीक है। सो ऑन L2 potential gradient decreases and measurement accuracy increases। I hope so मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अब मान लो एकदम छोटा सा एक बैटरी है जिसका वोल्टेज जो है वो 1 मिली वोल्ट है, जिसका वोल्टेज 1 मिली वोल्ट है।
तो 1 मिली वोल्ट वाले बैटरी का पोटेंशियल का मेजरमेंट इस पे करना मुश्किल है, इस पे थोड़ा आसान है, और इससे बड़ा लेंथ रहता तो और आसान होता। बोलो सही जा रहे हैं? यस सर। हाँ सर। सो इस बात को पोटेंशियोमीटर वायर में ध्यान रखा गया और वायर के लेंथ को काफी बड़ा करा गया। काफी बड़ा मतलब कितना बड़ा सर? ये 8 मीटर का वायर होता है, ये 15 मीटर का वायर होता है, ये 20 मीटर का वायर होता है। ये डिपेंड इस बात पे करता है कि आपको कितना छोटा मेजरमेंट करना है। आपको अगर बहुत ही छोटा मेजरमेंट करना है तो वायर का लेंथ 15 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर बढ़ता है। ठीक है सर, इतना बड़ा वायर लेके कौन घूमता है? अरे यार, बनाने का तरीका देख। इतने बड़े वायर को रखा कैसे जाता है? आपके स्कूल के लैबोरेटरी के अंदर होगा। एक कार्डबोर्ड ले लो, इस कार्डबोर्ड पे काटी ठोक दो, यहां से वायर यहां जाएगा, फिर काटी से इधर मुड़ेगा, फिर इधर से इधर मुड़ेगा। समझ गया कैसे रखा जाता है? सांप जैसे ही है सर। यस सर। तो ऐसे करके तो आप कितना भी बड़ा लेंथ को एकदम छोटे से कार्डबोर्ड में हटा दीजिएगा ना। हाँ सर। तो ये तरीका है इस वायर को रखने का। लो, गायब हो गया सब। कितना मेहनत से बना है। तो ऐसे करके है ना, ऐसे करके आपके आपके पर्टिकुलर पोटेंशियोमीटर वायर के बड़े से लेंथ को है ना रखा जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चीजों को समझने का कोशिश करो। एक बात ये हो गया, अब इसी पोटेंशियोमीटर वायर में एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड ड्राइवर सर्किट। ड्राइवर सर्किट क्या होता है? ड्राइवर सर्किट के पास एक बड़ा बैटरी होता है, उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और इसके अक्रॉस में जुड़ा होता है ये पोटेंशियोमीटर वायर AB। बोलेगा सर इतने ही वो है, इतना छोटा सा है। अरे भाई, हमको तो दिखाना है इसलिए हम ऐसे सीधा बना दिए A से B तक, नहीं तो ये रहता वैसे ही घुमा 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 रहता है। बात समझ गया? हाँ सर। ठीक है, तो आप मान लीजिएगा सीधा A से B 8 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर ऐसे मान लीजिए, लेकिन ये रहेगा वैसे ही घुमा हुआ। क्लियर है? अब देखो इसको ड्राइवर सर्किट क्यों कहते हैं। ड्राइवर सर्किट में जो E0 है वो बड़ा होता है। अब E0 जो है वो अपने हिसाब से इसमें करंट भेजता है, उस करंट को आप I कह लो भाई। तो अगर कोई बोल दे कि सर अभी करंट का वैल्यू I क्या है, तो क्या हम उस करंट के वैल्यू I को लिख सकते हैं E0 बाई रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर AB और प्लस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R0। बोलो सही है? यस सर। यहां तक किसी को कोई डाउट? बोला जाए। यहां तक किसी को कोई डाउट? बोला जाए। बोलो जी, किसी को कोई डाउट यहां तक? ठीक, अब देखिए इसका एप्लीकेशन। इसका दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। जो पहले स्कूल में आता है चीज, पहले उसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर है ना जो कंपटीशन आता है उसको अलग से देखेंगे। पहले स्कूल वाला बेसिक्स ठीक कर लेते हैं। इसका दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर वायर का, पोटेंशियोमीटर सर्किट का दो एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर सर्किट, पहला है by using this we can compare EMF of unknown cells। जो हमारे पास बैटरीज है जिसके बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते, अगर हम चाहें तो उसके EMF को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहें तो हम लोग उसके EMF को कंपेयर कर सकते हैं। सर कैसे? पहले तो इसका सर्किट डायग्राम आपको अच्छे से बनाने आना चाहिए। सर्किट डायग्राम अच्छे से बनाने आना चाहिए। बी केयरफुल, ध्यान से। सबसे पहले बनाओ ड्राइवर सर्किट। यह आपका ड्राइवर सर्किट।
इसमें कभी बदलाव नहीं होगा, हम आपको बोल रहे हैं इसमें बदलाव नहीं होता है। आपको ये ड्राइवर सर्किट पहचान में आना चाहिए कि हाँ ये है मेरा ड्राइवर सर्किट, और जिन दो ईएमएफ को कंपेयर करना है उसके बाद उनको जोड़ो अलग से। ठीक है, यहाँ पे E1 इनका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, यहाँ पे EMF E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2, ये की K1 है, ये की K2 है, और ये गैल्वेनोमीटर। सुनिएगा ध्यान से, एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है वो सुनिएगा। शुरुआत में करंट मेरा ऊपर फ्लो कर रहा है, आई घूम रहा है, आई घूम रहा है, आई घूम रहा है। आप क्या किए, पहले K1 को क्लोज किए और गैल्वेनोमीटर के फ्री एंड को आप इस जॉकी के मदद से अलग अलग जगह टच किए। क्या मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है क्लियरली? हाँ सर। जब हम अलग अलग जगह टच करेंगे तो कहीं एक जगह आएगा जहां गैल्वेनोमीटर का रीडिंग होगा 0। बोलो सही है? हाँ सर। कहीं एक जगह आएगा जहां गैल्वेनोमीटर का रीडिंग होगा 0। मान लो वो एक जगह यहां है, सी, रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 0। ठीक है ना? लेट C is null point. Let C is null point where reading of galvanometer becomes 0। जो हमारा गैल्वेनोमीटर का रीडिंग है वो 0 हो गया, गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 हो गया। अच्छा, गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 होने का मतलब गैल्वेनोमीटर से कितना करंट पास कर रहा है? करंट पास नहीं करता है। करंट पास नहीं कर रहा है सर, 0 करंट पास कर रहा है। वेरी गुड। अच्छा, अगर 0 करंट हमारे गैल्वेनोमीटर से पास कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो मेरे ड्राइवर सर्किट से निकलना हुआ करंट है उस करंट का पूरा हिस्सा इधर से गुजर रहा है। बोलो सही है? हाँ सर। यस सर। इस करंट का कोई भी हिस्सा आप नीचे नहीं भेज सकते। जैसा कि हम बोले थे ना, करंट चोर है। इंटर करेगा तो निकलने का रास्ता चाहिए। आप ही ना बोले कि सर गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं करेगा, तो अगर आप इधर इंटर करा दीजिएगा तो वो लौट ही नहीं पाएगा। बोलो सही है? तो करंट केवल ऊपर घूमेगा। अब आप लगाइए लूप रूल। कहां लूप रूल लगाएं? ए सी जी, मान लो पी है, ए सी जी पी ए में अप्लाइंग लूप रूल। Applying loop rule in ACGPA। ACGPA में हम लोग लूप रूल लगा रहे हैं। ACGPA में हम लोग लूप रूल लगा रहे हैं। तो देखो, A से C जा रहे हैं तो करंट के डायरेक्शन में जाएंगे, तो I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ पोर्शन AC ले लें। हाँ सर, ले लीजिए। फिर यहां से नीचे आए, कुछ नहीं। यहाँ बोलो प्लस ले या माइनस? प्लस। बोलो प्लस ले या माइनस? सुनाई नहीं दिया? अरे यार, कैसे प्लस या माइनस ले सकते हैं? खाली रजिस्टर रहने से थोड़ी ना होता, उसमें करंट भी चाहिए। इसमें करंट है ही नहीं, करंट तो है ही नहीं, 0 है। तो इसका कुछ नहीं कर सकते। खाली आर रहने से माइनस प्लस नहीं होता, आई आर दोनों होना चाहिए। आई है ही नहीं। अब आगे बढ़ो, निगेटिव से पॉजिटिव गए तो प्लस ही लिखेंगे। यस सर, प्लस ही इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा जानते हो, प्लस E1 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या आपके E1 का वैल्यू I इंटू रेजिस्टेंस AC आया? हाँ सर। ठीक है, I इंटू रेजिस्टेंस AC, ये E1 आया।
अच्छा, जो एक्सपेरिमेंट आपकी K1 को क्लोज करके किए थे, ये सब बात हुआ कब? ये सब बात हुआ उस समय जब हम लोग का की K1 क्लोज था, ठीक है। ये सब बात हुआ उस समय जब हम लोग का की K1 है ना क्लोज था। When K1 is closed, तो गैल्वेनोमीटर है ना सी पॉइंट को टच किया तो नल पॉइंट आया, फिर सी पॉइंट पे सारा चीज डिस्कस किया। ये सारा एक्सपेरिमेंट आप उस समय भी रिपीट कर सकते हैं जब K1 को ओपन करके K2 को क्लोज कर लीजिए। आगे सुनिए, सिमिलरली लेट K1 is open and K2 is closed। मान लीजिए K1 को ओपन और K2 को क्लोज कर दिए। जब आप K2 को क्लोज कर दिए, मान लीजिए कि ये D नल पॉइंट है, लेट D इज नल पॉइंट। फिर से गैल्वेनोमीटर का जो फ्री एंड है उसको वायर में अलग अलग जगह टच कराएंगे, अलग अलग जगह टच कराएंगे। जब आप टच कराएंगे तो फिर से आपको कहीं ना कहीं एक पॉइंट डी मिल जाएगा, जहां इसको टच कराइएगा तो रीडिंग बिकम 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक, तो उस केस में अगर हम इसी तरह का लूप रूल लगाएं तो क्या मेरे E2 का वैल्यू I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ पोर्शन AD आएगा? हाँ सर। हाँ सर। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? हम क्या बोलना चाह रहे हैं? यस सर। सो जब आप E1 में E2 से डिवाइड करेंगे तो I दोनों में सेम रहेगा। एक में रेजिस्टेंस AC पोर्शन का होगा और एक में रेजिस्टेंस AD पोर्शन का होगा। रेजिस्टेंस AC और रेजिस्टेंस AD दोनों में I कैंसिल, तो आप लिख सकते हैं E1 बाई E2 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ पोर्शन AC बाई रेजिस्टेंस ऑफ पोर्शन AD। बिकॉज ये रेजिस्टेंस लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल है तो आप इसको लेंथ AC बाई लेंथ AD भी लिख सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि EMF of first cell by EMF of second is actually the balancing length of first by balancing length of second। क्या मेरी बात समझ में आई लास्ट में? यस सर। बैलेंसिंग लेंथ ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय बैलेंसिंग लेंथ ऑफ सेकंड। बोलो समझ में आया? यस सर। यस सर। वो फॉन्ट दिखाई दे रहा क्या? क्या सर? क्या? ये दिखाई दे रहा? हाँ छोटा। हाँ ठीक है, छोटा है, दिखाई दे रहा? हाँ हाँ। हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक, तो देखो सबसे पहले इस पूरे मैकेनिज्म को आप दिमाग में बैठाए। हुआ क्या? थोड़ा सा बड़ा कर दे, थोड़ा सा बड़ा कर दे। ठीक, सबसे पहले आपके सामने रखा गया कि हाँ भाई क्या होता है पोटेंशियोमीटर सर्किट। उसका पहला पोर्शन था पोटेंशियोमीटर वायर क्या होता है। तो ये एक ऐसा वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होता है लेकिन लेंथ बहुत बड़ा होता है। आखिर लेंथ बड़ा क्यों होता है? लेंथ बड़ा इसलिए लिया जाता है ताकि उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट छोटा है। जब पोटेंशियल ग्रेडियंट कम आता है तो हम लोग छोटा से छोटा मेजरमेंट को भी एक्यूरेटली इस पे कर पाते हैं, इसलिए बड़ा लेंथ इसमें लिया जाता है। ठीक है, अब इसमें होता है ड्राइवर सर्किट। ड्राइवर सर्किट का मतलब होता है एक बड़ा सा ईएमएफ होगा जो इस पोटेंशियोमीटर वायर AB में करंट को भेजने का काम करता है। बड़ा ईएमएफ होगा जो इस पोटेंशियोमीटर वायर में करंट को भेजने का काम करता है। करंट का वैल्यू लिखना पड़े तो ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस ऑफ AB प्लस R0। अगर R0 दिया रहे तो लेना, नहीं दिया रहे तो छोड़ देना। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन है कि सर्किट के मदद से अगर आप चाहें तो अननोन रजिस्टर्स अननोन सेल्स के ईएमएफ को आप कंपेयर कर सकते हैं। E1 बाई E2 कंपेयर। उसके लिए सर्किट आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, ऊपर वाले हिस्से को देखो ड्राइवर सर्किट और नीचे वाला में एक बार में E1 जुड़ेगा K1 की से और एक बार में E2 जुड़ेगा K2 की से। ऐसा जुड़ने का व्यवस्था कर रखा गया है। पहले K1 को क्लोज किए और गैल्वेनोमीटर के फ्री एंड को अलग अलग जगह टच किए तो एक पॉइंट मिला थोड़ी देर के बाद C ऐसा, जहां टच करने से रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर बिकम 0। इसका मतलब C इज द नल पॉइंट। अगर C नल पॉइंट है तो वैसे केस में लूप रूल लगाया गया। लूप रूल लगा के मिला EMF E1 इक्वल्स टू I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ पोर्शन AC। फिर हम लोग K1 को ओपन कर दिए, K2 को क्लोज कर दिए। वही एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे, एक नया नल पॉइंट मिलेगा D।
तो हम लोग डायरेक्टली लिख दिए E2 इक्वल्स टू I इंटू रेजिस्टेंस AD। जब E1 में E2 से डिवाइड किए दोनों का I कट गया, रेजिस्टेंस AC बाय रेजिस्टेंस AD आया। आप उसको हटा दिए, उसके जगह पे लेंथ ले आए तो बैलेंसिंग लेंथ AC बाय बैलेंसिंग लेंथ AD। तो E1 बाय E2 इक्वल्स टू बैलेंसिंग लेंथ AC बाय बैलेंसिंग लेंथ AD। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। किसी को कोई डाउट हो कहीं तो प्लीज पूछ ले। सर बोलो। सर यहाँ आर आर नॉट जो लिए थे सर, आर कैपिटल आर, वो उस पॉइंट के बीच का रेसिस्टेंस है सर। हाँ फिर से बोलो, पूरा बोलना, ठीक है? आधा अधूरा मन में मत रखिएगा। हाँ बोलिए। सर जो आर कैपिटल है ना, जो एसी या एडी लिखे हैं, वो उस पॉइंट के बीच का रेसिस्टेंस है। बीच मतलब मिडिल बोल रहा है क्या? तब सर जो वो वायर का जो है वो होगा रेसिस्टेंस वो। सुनो ना, हम बोले बीच का मतलब मिडिल बोल रहा है क्या? सर जो पॉइंट लिया उसका, जो एडी से। बीच का मतलब होता है कि एकदम बीच में ले रहे हैं या लेफ्ट राइट में भी हो सकता है, हम ये पूछ रहे हैं। यस सर। भाई ये एग्जैक्ट मिडिल नहीं है। एग्जैक्ट मिडिल कैसे होगा? ये हमको कैसे पता कि वो कहां टच करेगा? हो सकता है यहां टच करने से आ जाए, हो सकता है कहीं भी, जहां भी आप टच कीजिएगा वहां आ जाएगा। एग्जैक्ट मिडिल बोलना ये कैसे पॉसिबल? यस सर। मतलब ये लेंथ कुछ भी होगा ना, अगर ये बड़ा ईएमएफ होगा तो थोड़ा बड़ा लेंथ होगा, अगर ये छोटा ईएमएफ होगा तो थोड़ा छोटा लेंथ होगा। समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। यस। जरूरी नहीं कि बीच में है, बीच में कैसे रहेगा? ठीक है, चलो और बोलो कुछ, किसी का डाउट? कुछ और बोलना है भाई? नहीं सर। हाँ बोलो। सर मतलब वैसा कुछ डाउट नहीं है सर, मेरा मतलब है कि सर जो पोटेंशियोमीटर होता है रियल में, सर वो कैसा होता है सर? मतलब सिंपल होता है कि कॉम्प्लेक्स होता है? एकदम सिंपल होता है। आपको बाहर से कुछ दिखाई नहीं देगा, सब बॉक्स के अंदर रहेगा। आपको बोल देगा मास्टर कि यहाँ की डाल दो, ठीक है? आप की डाल दीजिएगा, आपका बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि मास्टर को पहले से पता है कि इसमें बाकी सब क्या क्या डाला हुआ, ठीक है? तो बाहर से कुछ नहीं दिखता? बाहर से आपको है ना एक कार्डबोर्ड जैसा दिखेगा, आप एनसीईआरटी में देखिएगा ना, आपको फिगर दिखेगा, ठीक है? चलिए, लेकिन उस फिगर में आप समझ नहीं पाइएगा, समझने के लिए यही तरीका है, सबसे बेस्ट है। तो चलो, एक एप्लीकेशन ये था। दूसरे एप्लीकेशन में इंटर करते हैं, जहां हम लोग इसके मदद से किसी भी बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। किसी भी बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। अब आप रोड पे चल रहे हैं या आप दुकान में गए, एक बैटरी खरीद के ले आए, बैटरी के ऊपर लिखा रहता है इतना वोल्ट इतना रेजिस्टेंस। मान लो वो रेजिस्टेंस वाला पोर्शन है ना मिटा हुआ है, तो आप इसके मदद से वो इंटरनल रेजिस्टेंस जो बैटरी का है वो निकाल सकते हैं। आप अगर पोटेंशियोमीटर सर्किट का यूज करेंगे तो किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं। वो कैसे, वो देखो। चलो सेकंड यूज। We can find internal resistance of any cell। किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी मदद से निकाला जा सकता है सर। सर्किट देखिए भाई, ये तो बना दिए, ये तो हमेशा ही बना देंगे, कोई भी क्वेश्चन रहेगा ये तो बनेगा ही। E नॉट R नॉट, और ये मेरा पोटेंशियोमीटर वायर AB, ठीक है? अब आप बताइए कि यहाँ पे जो वायर AB है उसको आप किस नाम से जानते हैं? अरे बोलिए यार, पोटेंशियोमीटर वायर है वो, ठीक है? E नॉट को किस नाम से जानते हैं? ड्राइवर सेल। पूरा जो ये सर्किट बना हुआ इसको किस नाम से जानते हैं? ड्राइवर सर्किट।
नाम से जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा तो आपको उसको समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन क्या दिया है। बोला पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 600 मीटर, तो आपको समझना ए से बी तक जो है वो 600 मीटर है। कहां चला गया? ए से बी तक जो है वो 600 मीटर है, आपको ऐसे समझना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस कंपेयर करना है, अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस कंपेयर करना है तो सर्किट देखिए ध्यान से। आप एक बैटरी को जोड़िए, उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, फिर एक एक्सटर्नल रेजिस्टर लीजिए, यहाँ एक की है और यहाँ एक गैल्वेनोमीटर है। ये हमारा बैटरी का ईएमएफ, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये की, यहाँ की लगा। अच्छे से बातों को समझना ध्यान से। सबसे पहले आप की को रखिए ओपन, और जब आप की को ओपन रखिएगा तो गैल्वेनोमीटर का जो फ्री एंड है वो जाके कहीं टच कर जाएगा। When key is open, मान लो let C is null point, ये राशि हम लोग का नल पॉइंट हुआ। बोलो जी आदित्य कुमार, सी एकदम बीच में है कि लेफ्ट राइट कुछ भी हो सकता है? कहीं भी सर, कहीं भी हो सकता है। अब देखिए भाई, अगर सी नल पॉइंट है तो चलिए फिर से बनाते हैं इसके अंदर करंट के फ्लो का डायरेक्शन, करंट के फ्लो का डायरेक्शन बनाते हैं, करंट के फ्लो का डायरेक्शन। तो मेरे ड्राइवर सेल से करंट निकला आई, वो आई करंट यहां से नीचे जाएगा या नहीं जाएगा? नीचे जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा सर, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। कारण क्या है नहीं जाने का? कारण है कि नीचे से आने का रास्ता नहीं है। बोलो सही है? हाँ सर, करंट चोर है। करंट चोर है, वेरी गुड। तो यहाँ से करंट ऐसे आगे बढ़ा, ये करंट ऐसे घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ ऊपर से ऐसे घूम गया। तो क्या इस केस में हम सीधा लगाएं अप्लाइंग लूप रूल? यस सर। आप अगर लूप रूल लगाएंगे तो जो आपका ए सी, चलिए यहाँ एक पी पॉइंट लिख देते हैं, ए सी जी ई पी ए, ए सी जी ई पी ए, क्या लिखते हैं ऐसे? माइनस आई रेजिस्टेंस ए सी प्लस ई इज इक्वल्स टू 0। सो ई विल बी इक्वल्स टू आई ऑफ रेजिस्टेंस ए सी पोर्शन। बोलो सही जा रहे हैं? हाँ सर। देख लो सब, कोई कहीं डाउट हो तो बोल दो। हम अभी आपको बता देते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज या पोटेंशियोमीटर। एक क्वेश्चन लिख लो, लिखने वाला नहीं लिख लो कि लिख के मिटा दो, ठीक है? हम बोले लिख लो कि वो आएगा ही आएगा। सीबीएसई का नॉर्म्स भी तुम देख चुका, सब्जेक्टिव का भी पूरा पॉसिबिलिटी रखता है कि एग्जाम लेंगे सब्जेक्टिव भाई, तो याद रखना कि आएगा। हम ये बोल रहे आएगा, और इस बार ऐसे क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस होगा। क्यों? क्योंकि टीचर पहले बता दे रहा आएगा, तो स्टूडेंट को पास कराने के लिए है ना, इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा जो पहले से गेस रहता है कि हाँ ये आएगा। समझ में रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तुमको लॉजिक समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ गए। ठीक। अब देखिए इस बार क्या और खेल है। दूसरी बार में क्या करो, की को क्लोज कर दो। दूसरी बार देखो फिर से सर्किट डायग्राम बना रहे, फिर से बना रहे। Now in second case, key is closed. चलिए भाई सेकंड केस में की क्लोज एंड D is null point। इस बार D जो है वो नल पॉइंट है, की को क्लोज कर दी और D नल पॉइंट है। फिर से एक बार सर्किट डायग्राम बनाएंगे, फिर से एक बार सर्किट डायग्राम। ये मेरा E नॉट, R नॉट, पोटेंशियोमीटर वायर AB। ये मेरे पास बैटरी, उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस। इस बार नीचे का की क्लोज है और यहां से गैल्वेनोमीटर लगा है, और ये जाके कहीं एक नल पॉइंट D ऑब्टेन किया है। E है, R है, ठीक है। चलिए भाई ये है सर्किट। देख लो अच्छे से, मन भर देख लो, अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, सब सोच लो, फिर बनाएंगे।
यहाँ तक किसी को दिक्कत समझने में? नहीं सर। नहीं सर। तो चलिए भाई सर्किट डायग्राम के हिसाब से थोड़ा करंट का डायरेक्शन बनाते हैं। इस बैटरी से करंट निकला आई यहां गया। सोच के बताना क्या इस आई का कुछ हिस्सा इससे नीचे जाएगा? नहीं सर, नहीं जा सकता। सब कोई बोलो, सब कोई, क्या आई का कुछ हिस्सा नीचे जाएगा? नहीं सर। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। अच्छा क्यों नहीं जाएगा? सर क्योंकि निकलने का रास्ता ही नहीं है, वहाँ गैल्वेनोमीटर में जाएगा तो कैसे गैल्वेनोमीटर नहीं हो रहा करंट। एकदम सही बोले। इसलिए टोटल आई करंट इधर ही फ्लो करता रहेगा, इसमें किसी को कोई डाउट क्षण भर भी नहीं होना चाहिए, एकदम सही। लेकिन हम एक चीज और बोलते हैं, एट द सेम टाइम इस सर्किट में देखना नीचे भी एक क्लोज सर्किट बना हुआ है। नीचे में क्लोज सर्किट बनने से यहाँ एक दूसरा करंट स्मॉल आई जरूर फ्लो करेगा। और आपको पता है कि इस स्मॉल आई का भी कोई हिस्सा यहाँ से उधर नहीं जाएगा, क्योंकि जाएगा तो आएगा कैसे? वही ना सर। तो यहाँ नीचे में करंट घूम रहा है, ऊपर में करंट घूम रहा है। बोलो बोलो बोलो, किसी को कोई डाउट? नहीं सर। सबके लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं ना? कुछ बोलना चाह रहे हो अभी? नो सर। ठीक, चलिए भाई लगाइए लूप रूल। अप्लाइंग लूप रूल इन लूप। कौन सा लूप? ADGEPA, ADGEPA। चलो भाई यहां से ऐसे जाना है और ऐसे घूम के आना है, तो आप लिखेंगे -I रेजिस्टेंस ऑफ पोर्शन AD। गैल्वेनोमीटर में कुछ नहीं, लेकिन यहां देख लो इस बार करंट है। -I इंटू स्मॉल r, निगेटिव से पॉजिटिव, प्लस E इज इक्वल्स टू 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। जो लिख रहे हैं बहुत ध्यान से देखना। सो E माइनस IR इज इक्वल्स टू I रेजिस्टेंस ऑफ पोर्शन AD। क्या यहां से यहां तक टर्मिनल वोल्टेज V के नाम से जाना जाएगा? यस सर। क्या E माइनस स्मॉल IR टर्मिनल वोल्टेज V कहलाएगा? हाँ सर। टर्मिनल वोल्टेज। अब यहाँ पे आप रुकें और मेरी बात को समझे थोड़ा ध्यान से। टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ईएमएफ के बीच एक रिलेशन होता है, उसको हम लोग कहते हैं सर्किट इक्वेशन। सर्किट इक्वेशन हम आपको अलग से डिराइव कर देंगे, लेकिन अभी हम उधर नहीं जाना चाहते, अभी हम इसको खत्म करना चाहते हैं। सुनिएगा ध्यान से, हम सर्किट इक्वेशन लिख के बना रहे हैं, हम अभी आपको डिराइव कर देंगे, 2 मिनट बस समय दीजिएगा। नाउ यूजिंग सर्किट इक्वेशन, चलिए भाई सर्किट इक्वेशन यूज करें। सर्किट इक्वेशन कहता है स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R E बाई V माइनस 1। यह है सर्किट इक्वेशन। इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस E बाई V माइनस 1। ठीक है, अब आप गौर करो, जो आपके पास इक्वेशन आ चुका था उसमें E बाई V क्या है, यहां पे आइए। बिकॉज आप अभी तक डेरिवेशन कर चुके हैं, E का वैल्यू था I रेजिस्टेंस AC, देख लो भाई पीछे, ये रहा। V का वैल्यू है I रेजिस्टेंस AD। जब आप E बाई V करेंगे, दोनों का I कट जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ पोर्शन AC बाई रेजिस्टेंस ऑफ पोर्शन AD आएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। आप लोग बोलते रहिएगा, क्योंकि नेटवर्क का इशू में हो सकता है आपका आवाज कहीं गायब ना हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है?
यस सर। अब बिकॉज आप पहले से पढ़ रखे हैं कि एसी वाला पोर्शन एसी के लेंथ पे और जो एडी वाला पोर्शन का रेजिस्टेंस है वो एडी के लेंथ पे डिपेंड करता है, इसलिए जहां आप E बाई भी देख रहे हैं वो लेंथ ऑफ एसी बाई लेंथ ऑफ एडी होगा क्या? यस सर। तो आपके पास स्मॉल r का वैल्यू हुआ कैपिटल R, लेंथ ऑफ AC बाई लेंथ ऑफ AD -1। बस इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको स्मॉल r मिल जाएगा। बस इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको स्मॉल r मिल जाएगा। सबसे बकवास लाइन आज का यही है, बस इसको सॉल्व कीजिएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बोले सबसे बकवास लाइन आज का यही है। ये बस नहीं है, ये ट्रक है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपको लेंथ AC का मतलब कोई बताए तो, लेंथ AC का मतलब क्या था, LAC का फिजिकल सेंस क्या था? LAC का फिजिकल मीनिंग है कि जब मेरा नीचे वाला की ओपन है तो आखिर गैल्वेनोमीटर का बैलेंसिंग पॉइंट, नल पॉइंट किस लेंथ पे मिला। मान लो A से 60 सेंटीमीटर पे मिला, मान लो A से 600 सेंटीमीटर पे मिला। A से 600 सेंटीमीटर पे पहली बार बैलेंसिंग लेंथ मिला तो AC हो गया 600। अब आप की को क्लोज कर दिए, जब आप की को क्लोज कर दिए तो अब जो नया बैलेंसिंग लेंथ मिला, मान लो वो 500 सेंटीमीटर पे मिला, 600 500 कुछ भी होगा, जो होगा 500, तो लेंथ AD हो गया मेरा 500, लेंथ AC हो गया 600। ये 600 और 500 उठा के पुट करेंगे, जो बाहर में R लगा रहेगा वो दिया रहता है कि भाई 20 ओम का है कि 200 ओम का है, वो दिया है, उसको पुट करो, सॉल्व करो, स्मॉल r मिलेगा। समझा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। नहीं सन्नाटा छा गया ना पूरा, इसीलिए पूछ रहे हैं ना। थोड़ा लास्ट वाला पार्ट हम एकदम शुरू वाले पार्ट से चलना चाहते हैं, एकदम धीरे धीरे चलना चाहते हैं। पोटेंशियोमीटर किसको कहते हैं, आप लोग पहले दिमाग में उसको बैठाएं, फिर उसके बाद आप है ना एप्लीकेशन इन सब पे जाए। कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर सर्किट, पहले इसमें एक वायर होता है, उस वायर के कारण इसका एक स्टैंडर्ड लेंथ होता है, आप उसको लेके चलते हैं। देखिए, हाँ, पोटेंशियोमीटर सर्किट एक वायर है जो बड़े लेंथ का होता है। बड़ा लेंथ इसलिए चुनते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो और छोटा से छोटा पोटेंशियल हम लोग अच्छे से मेजर कर सके। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होता है, तो रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी लेंथ के पोर्शन के लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसमें एक ड्राइवर सर्किट होता है, जो एक बड़ा सेल रहेगा, बड़ा ईएमएफ का सेल रहेगा, और उसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और पोटेंशियोमीटर वायर ए भी उसके साथ जुड़ा रहेगा। अगर करंट लिखना पड़ा तो ये लिख लो। अब आपके पास पहला एप्लीकेशन था कि आप दो ईएमएफ को कंपेयर करते हैं। दो ईएमएफ को कंपेयर कैसे करते हैं, तो सर्किट डायग्राम ये रहा आपके पास। पहले की K1 को क्लोज करेंगे, बैलेंसिंग लेंथ C पे मिला तो एक इक्वेशन बन गया। फिर कि K1 को ओपन, K2 को क्लोज करेंगे, बैलेंसिंग लेंथ D पे मिला, फिर से एक इक्वेशन बन गया। जब इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व किए तो EMF1 बाई EMF2 का जो वैल्यू है वो फर्स्ट केस में जो बैलेंसिंग लेंथ है A से C डिवाइडेड बाई सेकेंड केस में जो बैलेंसिंग लेंथ था A से D उसके बराबर है लेंथ AC बाई लेंथ AD, लेंथ AC बाई लेंथ AD। ठीक है, चलिए बढ़िया है, ये फर्स्ट एप्लीकेशन था। अब देखो दूसरे एप्लीकेशन में हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी सेल का निकाल सकते हैं। उसके लिए सर्किट डायग्राम आपके पास बना हुआ है कि कैसे आप उसको यूज करेंगे। ड्राइवर सेल में इसको ऐसे जोड़ना है। अब इस केस में भी एक्सपेरिमेंट दो पार्ट में करना है। पहले आपको की K को ओपन रखना है, K को ओपन रखना है, और गैल्वेनोमीटर के फ्री इंड को जगह जगह छू के देखना है कि कहां हमारे गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 आता है। मान लो C पे 0 आता है, तो C को हम लोग है ना फर्स्ट केस का नल पॉइंट लिए, सर्किट इक्वेशन मतलब यहाँ पे लूप रूल अप्लाई किया, लूप रूल अप्लाई करके मिला कि ईएमएफ जो है वो IRAC के बराबर है। चलो बढ़िया है। अगली बार
क्या किए, की को क्लोज कर दिए। जब हम की को क्लोज किए तो यहां दो अलग अलग जगह करंट घूमने लगा। एक गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 किए डी पॉइंट को टच करके, तो ऊपर वाले ब्रांच में आई करंट और नीचे वाले ब्रांच में स्मॉल आई करंट। बैलेंसिंग लेंथ है डी पे। अब आप मान लो ए डी जी पी इस लूप को अगर यूज करते हैं तो ए से डी तक गए, ए से डी तक गए भाई, ए से डी तक गए। जब आप ए से डी तक गए तो आप ले लिए हैं माइनस आई आर ए डी। फिर आप देखो यहाँ पे रजिस्टर है, करंट भी है, तो माइनस स्मॉल आई इंटू आर, और फिर निगेटिव से पॉजिटिव है तो प्लस इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ से आई आर ए डी को उठा के दूसरे साइड भेज दिए तो ई माइनस आई आर आ गया। ई माइनस आई आर जो है वो टर्मिनल वोल्टेज है, बोलो सही है कि नहीं? आवाज Yes, है? sir. हाँ, तो टर्मिनल वोल्टेज को भी लिख दिए और आई आर डी आ गया। तो यहां से हम लोग ये सीखें, यहां से हम लोग ये सीखें कि ईएमएफ जो है वो आई आर ए सी है और टर्मिनल वोल्टेज आई आर ए डी है। फिर दोनों का रेशियो निकाले तो लेंथ एसी, रेजिस्टेंस एसी बाय रेजिस्टेंस एडी लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल होता है, तो ईएमएफ बाय टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एसी बाय लेंथ ऑफ एडी। लेंथ एसी का मतलब ये है कि जब मेरा नीचे वाला की ओपन है, जब मेरा नीचे वाला की ओपन है तो उस समय आखिर गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 किस पॉइंट पे हुआ, उस बैलेंसिंग लेंथ को आप लेंथ एसी कहते हैं। और लेंथ एडी का मतलब है कि जब मेरा की क्लोज है, जब मेरा की क्लोज है उस समय गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 हुआ डी पॉइंट को टच करने से, तो लेंथ ए से लेके डी तक लेंथ एडी है। तो टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ ये दोनों आपके पास आ गया। अब एक इक्वेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं सर्किट इक्वेशन, अभी हम निकाल देंगे। वो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल जेड ई बाय वी माइनस 1। ई बाय वी के जगह फर्स्ट केस का बैलेंसिंग लेंथ बाय सेकंड केस का बैलेंसिंग लेंथ पुट कर दो, ये आर आ जाएगा। बोलो सही है? Yes, sir. Yes, sir. सर्किट इक्वेशन। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है का आर। यहाँ ई है, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। क्या हम लोग इस आई का वैल्यू लिख सकते हैं ई बाई आर प्लस आर? बोलो सही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसके अक्रॉस में जो टर्मिनल वोल्टेज भी होता है उसको भी लिख सकते हैं ना, आई आर। तो क्या यहां से हम लोग आई के जगह पे वी बाई आर लिख सकते हैं? तो आप लिखिए वी बाई आर इज इक्वल्स टू ई बाई आर प्लस आर। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। आर प्लस आर इज इक्वल्स टू आर ई बाई वी। बोलो सही जा रहे हैं? Yes, तो sir. स्मॉल आर का वैल्यू हो गया आर टाइम्स ऑफ ई बाई वी माइनस आर। आप उसमें से कैपिटल आर को कॉमन ले लीजिए, ई बाई वी माइनस 1 आएगा। यही है सर्किट इक्वेशन, इसी को आप कहते हैं सर्किट इक्वेशन। इसी सर्किट इक्वेशन के हेल्प से आप चाहेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल लेते हैं, ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और एक्सटर्नल रेजिस्टर का वैल्यू। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जस्ट अ रिव्यू, एक बार फिर से देख लेते हैं। हम आपको बार बार बोल रहे हैं, स्कूल के लिए बेहद 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 और बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, घर में इसको बनाइएगा, एक बार खुद से देख के बना लीजिएगा, एक बार बिना देखे बना लीजिएगा, सब कुछ इस तरह से मिक्सअप करके चलिएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज है, हम आपका
केवल और केवल है ना 5 मिनट और लेना चाहेंगे, 5-10 मिनट रहेगा। जो टर्मिनल जो हम बोल रहे थे आपको, नल पॉइंट या बैलेंसिंग पॉइंट, नल पॉइंट या बैलेंसिंग पॉइंट जो हमको हमारे सामने हमेशा बार बार आ रहा है, आखिर वो है क्या, जरा देखना, उसका कॉन्सेप्ट सीख लो जाते जाते वो भी करना। आखिर ये बैलेंसिंग पॉइंट क्या होता है जहां रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर 0 हो जाता है? क्या कारण है कि रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर 0 हो जाता है? ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल हम आपके सामने रखते हैं। इसमें कोई इंटरनल रजिस्टर नहीं डाले हैं ताकि मेरा केस आसान रहे। ये मान लो मेरे पास 10 वोल्ट का एक बैटरी है और ये मेरे पास एक पोटेंशियोमीटर वायर है। जो मेरा पोटेंशियोमीटर वायर का पूरा लेंथ है, मान लो 8 मीटर का है, और इस पोटेंशियोमीटर वायर का जो रेजिस्टेंस अगर आप बोले कि सर पूरा रेजिस्टेंस बता दीजिए पोटेंशियोमीटर वायर का, तो मान लीजिए ये पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस है 20 ओम। अब हम आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं, ठीक है, अगर ये 10 वोल्ट है तो क्या ए का पोटेंशियल 10 वोल्ट है? अरे बोलो यार, सुनाई दे रही है? यस सर। क्या हुआ सबको, ठीक है ना सब? हाँ सर। यस सर। यस सर। हाँ सर, ठीक है सर, अभी तक बेहोश नहीं हुए सर, ठीक। क्या बी 0 वोल्ट होगा? अरे 10 वोल्ट घटते, देखो भाई करंट इधर से इधर जा रहा है ना, तो ये 10 वोल्ट से घटते घटते 0 वोल्ट हो जाएगा। बढ़िया है, बढ़िया है। 10 वोल्ट से घटते घटते 0 वोल्ट हो गया, इसका मतलब 10 वोल्ट से घट के कहीं 9 वोल्ट हुआ होगा, 8 हुआ होगा, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तब ना 0। बोलो ठीक बोले? हाँ गुड। यस सर। अब मान लीजिए इसके नीचे एक बैटरी लगा है और उस बैटरी के साथ एक गैल्वेनोमीटर लगा है, और गैल्वेनोमीटर के बाद ये एक पॉइंट है, सी नाम है इसका। ये बैटरी जो है वो बैटरी है 6 वोल्ट का, ठीक है, देख लो अच्छे से, बैटरी है 6 वोल्ट का, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, कुछ भी वोल्ट जो तुम बोलना बोल लो। तो जरा देखो, अगर ए 10 वोल्ट का है, बैटरी 6 वोल्ट का है, तो सी पॉइंट का पोटेंशियल कोई बताएगा हमको? बोलो बोलो। 4 वोल्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। 10 में से 6 गया, ये 4 वोल्ट आ गया, करेक्ट, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, आपको पता चल रहा है गैल्वेनोमीटर का ये वाला इन 4 वोल्ट पे है, ये बैटरी के कारण है। अगर ये बैटरी 2 वोल्ट का होता तो यहाँ 8 वोल्ट होता, अगर ये बैटरी 3 वोल्ट का होता तो यहाँ 7 वोल्ट होता ना? अब सुनिएगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से, अगर आप गैल्वेनोमीटर के इस एंड को 9 से टच कराइएगा, 9 से टच कराइएगा, तो इनके बीच 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो करंट फ्लो कर जाएगा हाईयर से लोअर। यस सर। अच्छा, इसको 8 वोल्ट से टच कराइएगा तो फिर से हाईयर से लोअर फ्लो कर जाएगा। 7 वोल्ट से टच कराइएगा तो भी फ्लो कर जाएगा। हाँ सर। 6 से 5 से, लेकिन अगर इसको 4 से टच करा देंगे तो जहां 4 वोल्ट का पोटेंशियल है ना, वही है नल पॉइंट। अगर इस सी को यहां छुइएगा, रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर नन जीरो। अगर सी को यहां छू दीजिएगा, रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर नन जीरो। लेकिन अगर सी को एग्जैक्ट यहां छुएंगे जहां 4 वोल्ट है, तो रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 0। रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना, बोलो बोलो? 0। अरे यार, रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 0। समझ गया बैलेंसिंग पॉइंट या नल पॉइंट किसको कहते हैं? यस सर। तो नल पॉइंट एक ही होगा, नल पॉइंट एक ही होगा, बात समझना। इसके अलावा कहीं भी टच कर दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से करंट फ्लो करेगा और गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 नहीं आएगा। बोलो सही है ना? यस सर। यस सर। ठीक, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो नल पॉइंट का कॉन्सेप्ट अब देखो,
कोई बोलेगा सर बैलेंसिंग लेंथ क्या बोल रहे थे सर, हमको समझा दीजिए। देख, क्या यहां से यहां तक 6 वोल्ट का डिक्रीज है? यस याद रखना, ये वाला नल पॉइंट हो गया, ये वाला नल पॉइंट हो गया है, याद रखना। अब देखो, पूरा का पूरा 10 वोल्ट का जो डिक्रीज था, मेरा कॉन्सेप्ट समझना कि बैलेंसिंग लेंथ का मतलब क्या होता है। पूरा का पूरा 10 वोल्ट का जो डिक्रीज था उसके लिए 8 मीटर का लेंथ था। तो 6 वोल्ट के डिक्रीज के लिए 8 बाई 10 गुने 6, कहने का मतलब 4.8 मीटर होगा। यस सर। मतलब ए से आप 4.8 मीटर पे जाइएगा तो आपको बैलेंसिंग लेंथ मिल जाएगा। ए से आप 4.8 मीटर पे जाइएगा तो आपको बैलेंसिंग लेंथ मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। यही सब अभी आप पढ़ रहे थे। जब आप अगले दिन बैठेंगे तो हम चाहेंगे इतना सारा मेंटेन करके आए, तब हम इसमें कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे बढ़ेंगे, इसमें फिर से इस चीज को बनाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, यस सर। इतना सारा मेंटेन करके आना नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक बार और लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बढ़िया से देख के आना अगले दिन, फिर इसमें न्यूमेरिकल करेंगे और कुछ और भी क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स है उसको देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे से आगे। थैंक यू आज के लिए, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.